तो भारतीय इतिहास, ठीक है, लुसेंट का ऑब्जेक्टिव का गाइड से कुछ प्रश्न है कि इतिहास के तहत जो अध्ययन किया जाता है, क्या अध्ययन किया जाता है इतिहास के तहत? अतीत का अध्ययन किया जाता है। प्रथम यूनानी इतिहासकार का नाम क्या था? और हेरोडोटस को इतिहास का पिता भी कहा जाता है, ठीक है, फादर ऑफ हिस्ट्री का हेरोडोटस को ही कहा जाता है। यह इतिहास का जनक अगर रहा तो यह इतिहास का पिता तो हेरोडोटस हो जाता है, ठीक है। और हेरोडोटस कहाँ के थे? तो यूनान के रहने वाले, ठीक है। और प्रथम यूनानी इतिहासकार के नाम से भी हेरोडोटस जाने जाते हैं। अगला प्रश्न बताना कि द हिस्ट्रीज के रचनाकार कौन है? तो वही हो जाएंगे, हेरोडोटस हो जाएंगे, अभी हम बताए थे। अगला बताना कि अगर यही कि इतिहास अपने को दोहराता है, यह कथन किसका है? तो हिगेल का है, ठीक है। हिगेल ने कहा था कि इतिहास अपने को दोहराता है, ठीक है। जो घटनाएं, जो चीज़ें इतिहास में हो गई है तो संभव है कि आगे भी वैसी चीज़ें कभी कभी देखने को मिल जाता है, ठीक है। अगला बताना है कि हम इतिहास से यही सीखते हैं कि आदमी इतिहास से कुछ भी नहीं सीखता है, यह कथन किसका है? हिगेल का है, ठीक है। कि इतिहास से हम सीखते हैं, लेकिन फिर लिखा है कि इतिहास से यही सीखते हैं कि इतिहास से कुछ नहीं सीखते हैं। तो इसका कौन है इसके लेखक? हिगेल है। अगला बताना कि किसका कथन है यह कि समस्त इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है, यह कथन किसका है? कार्ल मार्क्स का। किसका है? कार्ल मार्क्स का, ठीक है। अगला बताना कि कार्ल मार्क्स ने वर्ग संघर्ष की प्रक्रिया को किस सिद्धांत की मदद से समझाया था? द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, ठीक है, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद सिद्धांत से। अगला बताना कि इतिहास विगत की राजनीति है, यह कथन किसका है? सीले का है, ठीक है। किसका है? सीले का। अगला बताना कि किस इतिहास दर्शन शास्त्री ने कहा था कि समस्त इतिहास समकालीन इतिहास है, यह कथन किसका है? बेनिडेट क्रोचे। बेनिडिटो क्रोचे नाम है उसका, ठीक है। इतिहास वर्तमान एवं अतीत के बीच अंतहीन वार्ता है, यह कथन किसका है? एच कार का है, ठीक है। अगला बताना कि एच कार का है। अगला बताना कि तिथियों के साथ जो प्रयुक्त होने वाला बीसी है वह किसका संक्षिप्तीकरण है? बिफोर क्राइस्ट। बीसी माने होता है बिफोर क्राइस्ट, ठीक है। और अगला बताना कि तिथियों के साथ जो प्रयुक्त होने वाले जो एडी होता है ना, बीसी और एडी, तो बीसी का तो हो गया बिफोर क्राइस्ट, तो वहीं अगर पूछा जाए कि एडी का पूरा नाम क्या है या फुल फॉर्म क्या है, तो क्या हो जाएगा? एनो डोमिनी हो जाएगा। अगला बताना कि वर्ष 1910 से 15 ईस्वी किस शताब्दी में आता है? 11वीं शताब्दी में। अभी कौन सा शताब्दी है? 21वीं है, ठीक है। कौन सा है? 21वीं है। अगला प्रश्न बताना कि विक्रम संवत जो प्रारंभ हुआ था, कब से प्रारंभ हुआ था? 58 ईसा पूर्व। कब से? 58 ईसा पूर्व, ठीक है। अगला बताना कि शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में 78 ईसा पूर्व में हुआ था? कनिष्क के शासनकाल में। किसमें हुआ था? कनिष्क। अगला बताना कि भारत का जो राष्ट्रीय पंचांग है किस संवत पर आधारित है? शक संवत पर है। किस पर है? शक संवत पर। अगला बताना कि गुप्त जो संवत है 319 से 320 ईस्वी के आरंभ करने का जो श्रेय दिया जाता है वो किसे दिया जाता है? मतलब किस शासक को दिया जाता है? चंद्रगुप्त प्रथम, हाँ, वन या प्रथम, चंद्रगुप्त प्रथम को। अगला बताना कि चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत का प्रारंभ किस उपलक्ष्य में किया था? तो अपने राज्यारोहण के, हाँ, अपने राज्यारोहण के स्मारक के रूप में किया था, ठीक है। अगला बताना कि हर्षवर्धन ने 606 ईस्वी में हर्ष संवत की स्थापना किस उपलक्ष्य की थी? अपने राज्यारोहण के ही उपलक्ष्य में यही किए थे। अगला बताना कि एक प्रश्न था, और अगला बताना है कि चालुक्य विक्रम संवत का प्रचलन किसने किया? विक्रमादित्य 6 ने किया था, ठीक है। अगला बताना कि विक्रम संवत 2070 की ईस्वी संवत के रूपांतरित करने का पर जो मान होगा वह कौन सी होगा? 2013 ईस्वी। अगला बताना कि विक्रम एवं शक संवत के आरंभ के बीच कितने वर्षों का अंतर है? 135 वर्ष का। अगला बताना पुलकेशिन प्रथम का बादामी शिलालेख शक वर्ष 465 का जो दिनांकित है, यदि विक्रम संवत में दिनांकित करना हो तो वह वर्ष में मतलब कितने वर्ष का होगा? 600 वर्षों का होगा। अगला बताना कि राजस्थान सरकार ने कैलेंडर में वी संख्या 2063 जो लिखा है, तो शक यानी कहता है कि तो शक संवत में वो क्या होगा? कौन सा होगा? कौन सा साके होगा? 1928 होगा। अगला बताना कि कार्बन 14 जिसको कार्बन 14 कहते हैं, तिथि निर्धारण पद्धति किस का विकास किसने किया था? विलर्ड लिबी किया था, ठीक है। 2-4 बार नाम बोलोगे याद हो जाएगा, थोड़ा सा है कठिन है। विलर्ड लिबी, कार्बन 14 विलर्ड लिबी, कार्बन 14 विलर्ड लिबी, इसी तरह से रट लोगे तो याद हो जाएगा। अगला बताना कि कास्ट है ना, कास्ट
और अस्थि यानी काट और हड्डी, अस्थि उसी को बोलते हैं। और शंख के पुरातात्वीय नमूनों का काल निर्धारण करने के लिए कौन सा मतलब क्या अपनाया जाता था, कौन सी विधि अपनाई जाती थी? कार्बन 14 विधि अपनाई जाती थी। अगला बताना कि कार्बन डेटिंग, कार्बन 14 क्या था ना कि देखो कोई अवशेष से प्राप्त होता था, लकड़ी या कहीं से मूर्ति प्राप्त हुआ, कहीं से हड्डी जमीन से खुदाई होता था, हड्डी प्राप्त हुआ, तो कार्बन 14 विधि से वो बता दिया जाता था कि ये हड्डी कितना साल पुराना है। ठीक है, तो लकड़ी और जमीन के नीचे धंसा हुआ रहता था, निकलता था गड्ढा खुदाई के माध्यम से या मूर्ति वगैरह जो निकलता है, तो कार्बन 14 से पता चलता है कि कितना साल पुराना, तो वही कार्बन 14 विधि है। ठीक है, अगला बताना कि भारत के संदर्भ में ऐतिहासिक काल का आरंभ कब से माना जाता है? कितने ईसा पूर्व से? 600 ईसा पूर्व से माना जाता है। अगला बताना कि सिंधु सभ्यता को आध्यक्षिक सभ्यता कहा जाता है क्योंकि इसमें क्या प्रमाण मिलता है? लेखन का, लिखने का। सिंधु सभ्यता में लोग लिखना जानते थे, ठीक है, इसलिए लेखन का प्रमाण मिलता है। ठीक है, चित्रकला भी करते थे वे लोग। अगला बताना कि शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का, ठीक है, चैत्र गोर्नियर कैलेंडर की जो है तिथियों में किसके तदनुप है, यानी किसके ढंग से उसको किया गया, कौन से तिथि को माना गया? तो 22 मार्च को या 21 मार्च को माना गया। ठीक है, इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न अगला है कि किसने इतिहास को प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक 3 भागों में बांटकर देखने का रिवाज चलाया था? सेलेरियस। कौन चलाया था? सेलेरियस चलाया था। ठीक है, तो बहुत अच्छा। और अगला जो होमवर्क है, आज हम यहीं तक इसको सुनेंगे। अगला जो होमवर्क है वो लुसेंट ऑब्जेक्टिव का जो गाइड है उसका दूसरा सेट याद करना है और टॉपिक का नाम है ऐतिहासिक स्रोत। ठीक है, क्या नाम है? ऐतिहासिक स्रोत का अगले क्लास में इसको हम सुनेंगे। ठीक, थैंक यू।